एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। स्वागत है आप सबका केमिस्ट्री ब्लॉग्स पे। मैं डीएन यादव, आप लोग देख रहे हैं इनऑर्गेनिक सुपर सीरीज और हमारा टॉपिक चल रहा है बेहद शानदार केमिकल बॉन्डिंग। प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे रेजोनेंस। इससे पहले मैं आप लोगों को वीएसीपीआर, हाइब्रिडाइजेशन, वीबीटी, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, लुईस डॉट स्ट्रक्चर ये सब सिखा चुका हूँ। अब आप लोगों से कोई क्वेश्चन पूछे कि NH3 में बॉन्ड एंगल, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन देखिएगा, और ऐसे ही यहाँ पे इतने क्वेश्चंस बनते हैं केमिकल बॉन्डिंग में। आप लोगों ने NH3 में बॉन्ड एंगल पढ़ा होगा 107 डिग्री, आप लोगों को याद होगा, और ये होता है लोन पेयर की वजह से, VACPR से आप लोग इसे समझते हो। ऐसे ही आप लोगों से कोई पूछे NF3 में बॉन्ड एंगल क्या होना चाहिए, क्या कंपेरेटिवली वो कम होगा या ज़्यादा होगा, तो आप लोग इसमें बेंट रूल लगाते हो। देखो यहाँ पे हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक थ्योरी यूज होती है। इसे आपने सॉल्व किया VACPR से। VACPR इन दोनों को कंपेयर करने में यूज नहीं होगी क्योंकि दोनों में सेम हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, दोनों में 1 लोन पेयर एंड 3 सिग्मा बॉन्ड है, सेंट्रल एटम सेम है। तो इसे कंपेयर करने के लिए आप लोग यूज करते हो बेंट्स रूल। बेंट्स रूल कहता है कि यदि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स अटैच्ड हैं तो ये हायर पीक कैरेक्टर्स डेवलप कर देंगे। तो ऑब्वियसली यहाँ पे हायर पीक कैरेक्टर्स होंगे। यदि हायर पी कैरेक्टर्स होंगे तो इलेक्ट्रॉन कंपेरेटिवली दूर होंगे, एंगल डिक्रीज होने चाहिए, और यहाँ पे एंगल होते हैं 102 डिग्री। चलिए ये हमने एक्सप्लेन कर दिया फर्स्ट एग्जाम्पल। अब सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। इसी फैमिली का एक और मेंबर है PH3। यदि आप PH3 एंड PF3 को कंपेयर करते हो, PH3 एंड PF3 यदि आप कंपेयर करते हो तो आप लोगों को सेम दिखेगा बाहर से देखने पे, और यही इस टॉपिक की खास बात है। क्यों हम केमिकल बॉन्डिंग को इतना डिटेल में पढ़ते हैं। आपको YouTube पे केमिकल बॉन्डिंग जो मैं जिस सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूँ उस सीक्वेंस में कहीं नहीं मिलने वाली, इतना डिटेल्ड आप लोगों को केमिकल बॉन्डिंग नहीं मिलने वाला है। तो मैं सिखा रहा हूँ कि आज के टॉपिक की रिक्वायरमेंट क्यों है। यदि आप इन दोनों को कंपेयर करोगे तो आपको वही दिखेगा कि सेंट्रल एटम सेम है, लोन पेयर है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, यहाँ पे पी कैरेक्टर इंक्रीज हो जाने चाहिए और बॉन्ड एंगल PF3 का कम होना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली आप लोग जब ऑब्जर्व डेटा देखोगे या रियल आंसर देखोगे तो आप देखोगे इसमें एंगल होता है 93.8 डिग्री, जबकि इसमें होता है 96.8 डिग्री। क्यों ये बॉन्ड एंगल बढ़ गया, ऐसा क्या हो गया। अब न तो आप इसे बेंट रूल से सिखा सकते हो, न ही आप लोग इसे एक्सप्लेन कर सकते हो VACPR से, न ही हाइब्रिडाइजेशन से। और ऐसे ही हजारों क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमारी रिक्वायरमेंट है बैक बॉन्डिंग। ऐसी बहुत एग्जांपल्स आज आप लोगों को मैं सॉल्व कराऊंगा। नियरली 30 अबव एग्जांपल आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा आज की क्लास में, जिसमें मैं आप लोगों को रिलेटिव लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ, रिलेटिव स्टेबिलिटी, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करवाने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस बहुत ही प्यारे एवं शानदार टॉपिक को। और हमारा टॉपिक आप लोग जानते ही हो, बैक बॉन्डिंग है। वैसे बैक बॉन्डिंग रेजोनेंस का ही पार्ट है, मतलब एक तरह से आप ये कह सकते हो कि रेजोनेंस में हम और ज़्यादा डिटेल में जा रहे हैं। बैक बॉन्डिंग नाम से लग रहा है बैक, वापस से बॉन्डिंग होना, मतलब किसी एक एटम का किसी दूसरे एटम के साथ एक बॉन्ड है। अब इस एटम के पास एक ऑर्बिटल में लोन पेयर पड़ा है, जबकि सेम प्लेन में बी के पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है। ध्यान से देखते रहना, बी के पास क्या है, एक वैकेंट ऑर्बिटल है, प्लेन सेम है दोनों का, तो इन दोनों के बीच में क्या होगी, पार्शियल ओवरलैपिंग होगी। व्हाई इट इज बैक बॉन्डिंग, ये तो रेजोनेंस है, ये तो ओवरलैपिंग है। इट इज बैक बॉन्डिंग बिकॉज ए डोनेट इट्स लोन पेयर इन दिस पाई बॉन्ड। तो बैक ये रिवर्ट कर रहा है, तो ये अपना लोन पेयर डोनेट कर रहा है उस पाई बॉन्ड में। इट इज कॉल्ड बैक बॉन्डिंग। इस वजह से बी एंड ए के बीच में क्या आनी चाहिए, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स आने चाहिए। दिस बॉन्ड में बी कंप्लीट बॉन्ड, दिस में बी पार्शियल बॉन्ड। अब ये पार्शियल होगा या कंप्लीट होगा ये डिपेंड करता है। शुरू करते हैं इस प्यारे से एग्जाम्पल को सॉल्व करते हुए। तो सबसे पहले आप लोग वेरी फर्स्ट एग्जांपल पे फोकस करें तो NH3 एंड NF3, इन दोनों में कहीं वैकेंट ऑर्बिटल वाला कोई सीन नहीं है। न तो नाइट्रोजन में वैकेंट ऑर्बिटल होता है, न फ्लोरीन में वैकेंट ऑर्बिटल होता है। लेकिन इन केस ऑफ सेकंड एग्जांपल, फॉस्फोरस में वैकेंट d ऑर्बिटल्स होते हैं। यदि फॉस्फोरस में वैकेंट d ऑर्बिटल हैं, यदि फॉस्फोरस में वैकेंट d ऑर्बिटल्स हैं प्यारे बच्चों, तो इसके मतलब
यहाँ पे बैक बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी है। तो कैसे होता है जरा देखिएगा। pH3 में तो ऐसा कोई सीन बनता नहीं, तो pH3 को तो नॉर्मली बना लेते हैं क्योंकि हाइड्रोजन के पास बेचारे के पास न ऑर्बिटल है न पेयर है। लेकिन pF3 में फॉस्फोरस पे वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं। अब ये वैकेंट डी ऑर्बिटल्स एक्चुअल में फ्लोरीन के लोन पेयर वाले ऑर्बिटल्स से, ये फ्लोरीन मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, आप लोग भी देख पा रहे होंगे, मैं फ्लोरीन के लोन पेयर वाले कुछ ऑर्बिटल्स यहाँ पे रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। हियर फ्लोरीन कंटेन्स 3 लोन पेयर, ईच फ्लोरीन कंटेन 3 लोन पेयर्स। तो किसी एक से आप लोग देख लीजिए, समझ लीजिए, इसको सिर्फ समझने की कोशिश करिए, क्योंकि ये लोन पेयर इस वैकेंट ऑर्बिटल के साथ सेम प्लेन में है, तो ये बारी बारी से सभी के सभी इसके साथ पार्शियल ओवरलैपिंग करते हैं। तो इसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से आप लोग कुछ ऐसे बना सकते हो। फॉस्फोरस पे एक लोन पेयर है, फ्लोरीन पे पहले सिंगल बॉन्ड बना लीजिए, सभी के सभी पे 3-3 लोन पेयर बना लीजिए। अब आप लोग इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सोल्व करिए। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ एक बात बता देता हूँ आप लोगों को, केमिकल बॉन्डिंग में हर एक जगह ज़बरदस्ती कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगता। कहाँ कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा ये आप लोगों को सारी क्लासेज प्रॉपरली लेने पे ही पता चलेगा। मैंने पहले भी बॉन्ड एंगल पे बहुत क्वेश्चंस कराए, बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड ऑर्डर पे बहुत क्वेश्चंस कराए, लेकिन हर बार एक नए कॉन्सेप्ट से। और ऐसा नहीं कि मैंने एक ही क्वेश्चन को अलग अलग कॉन्सेप्ट से किया है। यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि एक पर्टिकुलर एग्जाम पे एक पर्टिकुलर थ्योरी लगती है, वो आपके माइंड में क्लिक करनी चाहिए, है ना। तो प्रॉपरली नोट्स बनाना इस वाले पोर्शन के। अब इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के देख लीजिए। देखिए फ्लोरीन का एक लोन पेयर फॉस्फोरस को दे दीजिए, तो ये F, ये P, और यहाँ पे बना दीजिए एक डबल बॉन्ड। फ्लोरीन पे लगा दीजिए पॉजिटिव, फॉस्फोरस पे लगा दीजिए नेगेटिव, बाकी सबको एज इट इज रखिए। ऐसे आप लोग बनाते चले जाइए। ओवरऑल आप लोगों को थोड़ी ही देर में समझ में आ जाएगा कि सभी फ्लोरीन इसके साथ क्या कर सकते हैं, बैक बॉन्डिंग कर सकते हैं। तो हर एक फ्लोरीन ऐसे बैक बॉन्डिंग कर सकता है। ओवरऑल मैं तीसरा नहीं बना रहा, आप लोग समझ गए होंगे। ओवरऑल मैं इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाऊं यदि, तो मुझे यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स दिखाई दे रहे हैं। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स होने का मतलब है कि एक्चुअल में इस PF3 में हर जगह सिंगल बॉन्ड न होके पार्शियल डबल बॉन्ड है। हम जानते हैं डबल बॉन्ड ऑक्यूपाई मोर स्पेस, है ना। तो आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो एक नोट आप लोग लिख लीजिएगा, डबल बॉन्ड्स ऑक्यूपाई मोर स्पेस। इन्हें स्पेस चाहिए भैया, इनके पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। क्लाउड रहेगा कहाँ, वो रिपेल करेगा दूसरे को, तो ये एक दूसरे से कंपेरेटिवली क्या हो जाएंगे, दूर शिफ्ट हो जाएंगे। तो वाई द बॉन्ड एंगल ऑफ NF3 इज स्मॉलर देन NH3 ड्यू टू हायर P कैरेक्टर्स ऑफ NF orbitals. Why the bond angle of PF3 is higher than PH3 ड्यू टू बैक बॉन्डिंग। इसका जो रीजन आप लिखेंगे, ये लिखेंगे बैक बॉन्डिंग। प्यारे बच्चों, उम्मीद है धीरे धीरे आप लोगों को बढ़िया से समझ में आएगा। ये तो पहला एग्जाम्पल है, ऐसे 50 एग्जाम्पल कर डालेंगे आराम से। आप लोगों को सारी की सारी स्टोरी क्लियर करवा के छोड़ूंगा। बस वीडियो को बिना स्किप करके देखिएगा, बिना स्किप करे देखिएगा, ताकि आप लोगों की पिक्चर अच्छे से क्लियर हो जाए। और एक बार क्लियर हो जाए तो ताली ज़रूर से बजाना। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ लेते हैं भैया। तो पहले बच्चों, वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल में आप लोगों ने पढ़ा कि NH3 के कंपेरेटिवली NF3 में बॉन्ड एंगल कम होता है। ये सब के सब डेटा बॉन्ड एंगल के हैं। दूसरा आप लोगों ने पढ़ा PH3 के कंपेरेटिवली PF3 में बॉन्ड एंगल ज़्यादा होता है। ऐसी इसी की फैमिली का एक प्राणी ले लीजिए, ASH3 के कंपेरेटिवली ASF3 में बॉन्ड एंगल हायर होता है। इन दोनों में रीजन होता है बैक बॉन्डिंग। ये दोनों जस्ट अपोजिट हैं और हम वेरी फर्स्ट को एक्सप्लेन करते हैं बैंक्स रूल से। तो ये तो पिक्चर क्लियर हो गई होगी आप लोगों की, आप लोगों को इतना तो समझ में आ ही गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। मतलब नेक्स्ट एग्जाम्पल एकदम फ्रेश एग्जाम्पल लेते हैं।
बोरोन आप लोग जानते होंगे, बोरोन पे एक वैकेंट ऑर्बिटल होता है। अब बोरोन के कुछ कंपाउंड्स आप लोगों ने पढ़े होंगे, जैसे BF3 एंड BF4 नेगेटिव। धीरे धीरे बहुत एग्जाम्पल लूंगा और बहुत वैरायटी के क्वेश्चंस आप लोगों को मिलेंगे। थ्योरी एक ही है, बैक बॉन्डिंग, लेकिन हम एक्सप्लेन क्या कर सकते हैं, बॉन्ड एंगल, शेप, जियोमेट्री, बॉन्ड लेंथ, रिलेटिव स्टेबिलिटी, रिलेटिव लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ, रिलेटिव इलेक्ट्रोफिलिसिटी, है ना, कितने टॉपिक्स इसमें इंक्लूडेड होते हैं। तो BF3 एंड BF4 नेगेटिव, यहाँ पे मैं सोल्व करने जा रहा हूँ बॉन्ड लेंथ प्रॉब्लम्स। यहाँ पे मैं सोल्व करने जा रहा हूँ क्या, बॉन्ड लेंथ प्रॉब्लम्स। BF3 के बारे में सोचिए, तो BF3 में 3 फ्लोरीन एक sp2 बोरोन पे जुड़े होते हैं। क्योंकि बोरोन पे ये सब एक एटॉमिक प्लेन है, बोर्ड का प्लेन है, प्लेन के जस्ट परपेंडिकुलर बोरोन पे एक वैकेंट अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल होता है। उसी प्लेन में फ्लोरीन के लोन पेयर वाले ऑर्बिटल्स होते हैं और इसीलिए फ्लोरीन के लोन पेयर वाले ऑर्बिटल्स इस वैकेंट ऑर्बिटल के साथ क्या करते हैं, पार्शियल ओवरलैपिंग करते हैं। इस ओवरलैपिंग का ही रिजल्ट होता है क्या, बैक बॉन्डिंग। इट इज बैक बॉन्डिंग। ये रेजोनेंस है और इसका मतलब है यदि आप रेजोनेंस हाइब्रिड बनाओगे तो बोरोन पे फ्लोरीन के साथ आप लोग देखोगे हर जगह पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स होने भी चाहिए, क्योंकि हर बार फ्लोरीन अपना लोन पेयर बोरोन के साथ शेयर करता है और इससे बोरोन पे हर एक फ्लोरीन के साथ बैक बॉन्डिंग की वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर ग्रेटर देन 1 है, एक से तो ज़्यादा है, 1.33 यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर होता है, 1.33 बॉन्ड ऑर्डर होता है BF में। अब BF4 नेगेटिव पे चलते हैं, तो यदि आप लोग BF4 नेगेटिव पे चलोगे तो हम जानते हैं कि देयर आर 4 फ्लोरीन एटम्स एट बोरोन एंड इट कंटेन्स 1 नेगेटिव चार्ज। इट इज sp3 बोरोन। ये आप लोग जो देख रहे हो ना, ये sp3 बोरोन है और इसमें कोई भी ऑर्बिटल अवेलेबल ही नहीं है। बोरोन पे क्या होता है, 2s 2p, तो p में 3 ऑर्बिटल और s का एक ऑर्बिटल, चारों तो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर गए, चारों तो सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, तो कोई भी वैकेंट नहीं है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे नो बैक बॉन्डिंग, यहाँ कोई बैक बॉन्डिंग नहीं होती। तो बताइए यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, तो एग्जैक्टली 1 होगा। आप लोग जानते हो बॉन्ड ऑर्डर जैसे ही बढ़ेगा वैसे ही बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो बॉन्ड लेंथ पे आप लोग कहेंगे कि BF बॉन्ड लेंथ ऑर्डर क्या होगा, तो हम कहेंगे भैया BF3 में बॉन्ड लेंथ शॉर्टर होगी एज कंपेयर टू BF4 नेगेटिव। शॉर्टर बॉन्ड लेंथ क्यों, जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है दो एटम्स के बीच की डिस्टेंस डिक्रीज होती है। उम्मीद है आप लोगों को ये बढ़िया से समझ में आ गया होगा। हमने इसे बैक बॉन्डिंग से सॉल्व किया। अब एक और एग्जाम्पल पे चलते हैं, आप लोग भी क्या याद रखोगे, नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। आप लोगों ने BF3 के अलावा BCl3 पढ़ा होगा, BR3 पढ़ा होगा, BI3 पढ़ा होगा। दीज ऑल आर लुईस एसिड, दीज ऑल आर लुईस एसिड्स, ये सब के सब लुईस एसिड्स हैं। अब लुईस एसिड आप लोग जानते हो जिस पे वैकेंट ऑर्बिटल होता है, जो लोन पेयर एक्सेप्ट कर सके ड्यूरिंग द प्रोसेस, वो लुईस एसिड होता है। ये सब के सब लुईस एसिड हैं। क्या इन सब की लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ मतलब लोन पेयर एक्सेप्ट करने की कैपेबिलिटी सेम है? तो इनकी लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होता है, सबसे पहले मैं लिख के दिखा रहा हूं, ऑर्डर ऑफ लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ। लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ, इनकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेबिलिटी। लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ मतलब लोन पेयर गेन करने की कैपेबिलिटी। एक तरह से आप कह सकते हो डेफिशिएंसी एट द एटम, मतलब बोरोन पर कितनी डेफिशिएंसी है, बोरोन कितना गरीब है, बोरोन कितना भूखा है। बोरोन जितना भूखा होगा उसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। देखने में लगता है कि फ्लोरीन सबसे खुखार है, फ्लोरीन बोरोन को इतना डेफिशिएंट कर देता होगा कि ये सबसे अच्छा एसिड होना चाहिए, लेकिन पता है क्या है, प्रैक्टिकली BF3 सबसे पुअर एसिड होता है एंड BI3 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लुईस एसिड होता है।
ये क्या माजरा है। मतलब हम तो ये सोच रहे थे ना कि यार फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो बोरोन पर इतनी डेफिशिएंसी, इतनी गरीबी क्रिएट कर देगा कि बोरोन जहाँ से इलेक्ट्रॉन मिलेगा ना वहाँ से ले लेगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि भैया ये तो इलेक्ट्रॉन लेना ही नहीं चाहता, ये तो गरीब ही नहीं है, इसके पास इलेक्ट्रॉन खूब है। इसका मतलब हम कुछ गलत सोच गए। तो क्या गलत सोच के देखते हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ एक चीज़ बढ़िया सी, और वो है एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग किसी भी ऑर्बिटल की बैकबॉन्डिंग के दौरान, मतलब बैकबॉन्डिंग पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए ना कि कहाँ बैकबॉन्डिंग बढ़िया होगी और कहाँ पे खराब होगी। वैसे बॉन्डिंग आप लोग जानते हो कि कोई दो पर्सन है, जैसे ये दो पर्सन है, यदि इन दो की मैरिज करवा दी जाए तो इनके बीच की बॉन्डिंग कैसी होगी। मतलब दो पर्सन जब भी, चाहे वो एक दूसरे को प्यार करते हो, चाहे वो बहन भाई हो, चाहे पति पत्नी हो, चाहे प्रेमी प्रेमिका हो, दो पर्सन के बीच की जो बॉन्डिंग है वो कैसी होगी, तो वो डिपेंड करती है उन दोनों की नेचर कैसी है। उन दोनों की नेचर कैसी है, उन दोनों की नेचर जितनी सिमिलर होगी उतनी बढ़िया बॉन्डिंग उन दोनों के बीच की होगी। इसीलिए जनरली हम लोग ऐसे लोगों के साथ प्राय रहते हैं जो हमसे मिलते जुलते हो, जिनकी नेचर हमसे मिलती हो, हम उन्हीं में डिजोल्व होते हैं। इसीलिए आप लोग देखते हो कि हम उम्र जो लोग होते हैं, जिनकी उम्र नियरली सेम होती है, वो ज़्यादातर फ्रेंड्स होते हैं, क्योंकि एक जैसी उम्र वाले लोगों में एक जैसे ख्याल होने की संभावना ज़्यादा होती है, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। इसीलिए जब मैरिज करते हैं ना, घर वाले अरेंज मैरिज करते हैं, तो मतलब नियरली सेम रिलेशन देखते हैं, मतलब इकोनॉमिकली, है ना, हाइट से, कलर से, और मतलब एज से, हर चीज़ से कंपेयर क्यों होता है, ताकि सिमिलरिटी आए। जितनी ज़्यादा सिमिलरिटी होगी बॉन्डिंग उतनी बढ़िया होगी, तलाक होने के चांस उतने कम होंगे। तो यहाँ पे क्या है, आप लोग ध्यान से देखेंगे तो बोरोन पे जो ऑर्बिटल है, वैकेंट ऑर्बिटल, वो कौन सा है, 2p ऑर्बिटल है। और जब वो फ्लोरीन के साथ था तो फ्लोरीन का ऑर्बिटल जिसमें लोन पेयर था वो भी 2p था। तो ये हम उम्र हैं, मतलब एक 21 साल का है, एक 18 साल का है, जो हमारे इंडिया में होते हैं। तो इन दोनों के बीच की मैरिज सक्सेस रहेगी, बहुत बढ़िया रहेगी, बहुत बढ़िया एक्सटेंट रहेगा ओवरलैपिंग का। अगला एग्जाम्पल देखिए, ये है बोरोन और ये है क्लोरीन। अब क्लोरीन 35 की एज का है मेरी तरह, ये देखिए इस पे एक लोन पेयर है, और बोरोन 2p, मतलब ये 18 की एज का है, तो ये 2p है और ये 3p है। क्योंकि दोनों की उम्र में क्या आ गया है, डिफरेंस आ गया है, दोनों की साइज में डिफरेंस आ गया है, तो कंपेरेटिवली क्या होगा, पुअर ओवरलैपिंग होगी। पुअर ओवरलैपिंग होगी। जैसे जैसे ऑर्बिटल्स की साइज में डिफरेंस बढ़ता चला जाएगा, वैसे वैसे एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग घटता चला जाएगा। जैसे आप बोरोन को ब्रोमीन के साथ रखेंगे तो फिर बोरोन का ऑर्बिटल तो बहुत छोटा है और ब्रोमीन का ऑर्बिटल बहुत बड़ा है, तो दोनों में मतलब ये एक तरह से जो है 55 की एज की महिला की मैरिज आप लोग जो है 20 के साथ कर रहे हो, 20 एज वाले लड़के के साथ कर रहे हो। और बोरोन का आयोडीन से तो कोई मैच ही नहीं है, ये इतना सा ऑर्बिटल है, ये इतना बड़ा, ये 90 साल का है और ये बेचारा 20 साल का है, 20 साल की है, ऐसा मान लो, है ना। तो यहाँ पे ओवरलैपिंग और पुअर होती चली जाएगी। आप लोग देख रहे हो, यहां से लेकर यहां तक कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डिक्रीज हो रही है। तो मैं यहां लिख देता हूं, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डिक्रीज हो रही है। ठीक, इसका मतलब बेस्ट बैक बॉन्डिंग किस में होगी, बेस्ट बैक बॉन्डिंग होगी BF3 में। BF3 में स्ट्रॉन्गेस्ट बैक बॉन्डिंग होगी। बैक बॉन्डिंग जितनी ज़्यादा होगी, बोरोन पे गरीबी उतनी कम रहेगी। जैसे जैसे आप बोरोन से आगे की तरफ बढ़ोगे, वैसे वैसे बैक बॉन्डिंग का एक्सटेंशन घट रहा है। आयोडीन की बैक बॉन्डिंग नेग्लिजिबल होगी, मैं यहीं लिख देता हूँ, ये बॉन्ड बनने के चांस कम ही हैं, क्योंकि एक तो अब दुनिया छोड़ के जाने वाला है और एक अभी दुनिया में आया ही है, तो इन दोनों की मैरिज करना पाप है। तो सेम BI3 में जो बैक बॉन्डिंग है वो नेग्लिजिबल होगी, इसीलिए बोरोन भूखा ही रह जाएगा, जबकि यहाँ बैक बॉन्डिंग की वजह से बोरोन के सारे दुख जो हैं फ्लोरीन ने हर लिए हैं। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा वाई द ऑर्डर ऑफ लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ इज दिस इन केस ऑफ बोरोन। पाई बॉन्ड्स के केस में आप लोग अच्छे से सुन लीजिए, पाई बॉन्ड 2p ऑर्बिटल्स
यानी सेकंड पीरियड वाले एलिमेंट्स के ऑर्बिटल्स बहुत बढ़िया से पाई बॉन्ड बनाते हैं। जैसे जैसे आप बड़े ऑर्बिटल्स लेके आओगे, बड़े ऑर्बिटल्स न्यूक्लियस से बहुत दूर होते हैं, उनके पाई बॉन्ड्स की ओवरलैपिंग बहुत पुअर होती है, क्योंकि हमने पाई बॉन्ड में ये पढ़ा था, आप लोगों को याद होगा कि ये एक न्यूक्लियस है, ये एक न्यूक्लियस है, तो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऐसे रहते हैं। अब जैसे जैसे ऑर्बिटल बड़ा होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड दूर खिसकता चला जाएगा, तो ऑब्वियसली क्या होगा, ये जो पाई बॉन्ड है वो बहुत पुअर बनेगा। इसीलिए पाई बॉन्ड सक्सेस कहाँ होते हैं, सेकंड पीरियड में। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, नीचे जाने पर यही पाई बॉन्ड क्या हो जाते हैं, बहुत पुअर हो जाते हैं। इसीलिए हम पाई बॉन्ड्स जनरली नहीं बनाते हैवियर एलिमेंट्स के केस में। प्यारे बच्चों, कुछ कुछ समझ में आया होगा, कुछ कुछ और समझते रहेंगे। यहाँ 2 क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व कर दिए, एक तो बॉन्ड लेंथ का, ये BF3 एंड BF4 नेगेटिव में, और एक लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्यों रहता है ऐसा। इसी को थोड़ा और डिटेल में जानेंगे, क्योंकि हम सिलिकॉन के हैलाइड के साथ इसे कंपेयर करेंगे अभी जस्ट। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसको और आगे बढ़ाते हैं और इस चीज़ों को थोड़ा डिटेल में लिखने की कोशिश करते हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए, हमने अभी अभी पढ़ा कि BF3 इज पुअर लुईस एसिड देन BCl3 एंड BBr3 and Bi3 is the most strongest Lewis acid. It is Lewis acidic strength order. Lewis acidic strength order. ठीक, अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। इसका कारण आप लोगों ने अभी अभी समझा था, मैं फिर से समझा देता हूँ, लिखवा देता हूँ यहाँ पे डिटेल में कि यहाँ पे ड्यू टू nearly same size of pi orbitals, the extent of overlapping is so good, बहुत ही बढ़िया रहा। So the back bonding is strongest, जितनी बढ़िया बैक बॉन्डिंग होगी ऑब्वियसली उतना ही बढ़िया इस बोरॉन पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी घटेगी। इन केस ऑफ Bi3 द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज नेग्लिजिबल, ये नेग्लिजिबल होगी। सो द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी एट बोरॉन इज हाईएस्ट। पता है, यही सेम कॉन्सेप्ट आप लोगों को बहुत काम आएगा जब आप ऑर्गेनिक के क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना। तो वहाँ पे आपने क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, इनकी रिलेटिव रिएक्टिविटी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के टुवर्ड्स और दुनिया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के टुवर्ड्स, दुनिया भर के क्वेश्चंस वहाँ पे इसी सेम कॉन्सेप्ट से सॉल्व होते हैं। अब देखिए, एक एग्जाम्पल कंपेयर कर रहा हूँ इससे, सेम क्वेश्चन से एक एग्जाम्पल कंपेयर कर रहा हूँ कि सिलिकॉन के भी सेम ऐसे ही लुईस एसिड होते हैं, SiF4, SiCl4, SiBr4 एंड SiI4। इन सब के लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर जस्ट उल्टा होता है। मतलब यदि आप बोरोन के हैलाइड से कंपेयर करोगे तो इनकी लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर जस्ट अपोजिट होता है। क्यों? अब यार ये कोई बात थोड़ी ना यार, बोले आप कहोगे यार सर क्या मजाक करते रहते हो, कभी ये कभी वो, कभी ये कभी वो, उल्टे सीधे क्वेश्चन नहीं, कंपेयर करके पढ़ा रहा हूँ। मेरी सीक्वेंस थोड़ी सी अलग है, लेकिन मेरी सीक्वेंस में आप लोग देखोगे कि क्वेश्चन इतने भरे हुए हैं कि इसके बाद आप लोगों को केमिस्ट्री का कोई ऐसा पार्ट नहीं होगा जिसमें आपके पास जवाब नहीं होगा, हर क्वेश्चन का जवाब होगा आप लोगों के पास। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ कॉन्सेप्ट क्या है, अभी अभी आप लोगों को जो मैं बता रहा था यहाँ वही कॉन्सेप्ट है कि बड़े ऑर्बिटल अच्छे पाई बॉन्ड नहीं बनाते। सिलिकॉन के केस में पाई बॉन्ड कौन बनाएगा? तो आप सिलिकॉन के घर जाइए, पहले से ये sp3 है, आप लोग देख पा रहे होंगे ये sp3 है। सिलिकॉन आप लोग जानते हो थर्ड पीरियड एलिमेंट है। तो फ्लोरीन के साथ बैक बॉन्डिंग कौन करेगा? तो फ्लोरीन का तो 2p ऑर्बिटल होगा, लेकिन सिलिकॉन का कौन सा होगा? 3d ऑर्बिटल होगा। हम जानते हैं ये बॉन्डिंग बहुत अच्छी नहीं होगी क्योंकि ये लार्ज साइज का ऑर्बिटल है। तो हर बार सिलिकॉन पुअर बैक बॉन्डिंग करेगा,
तो इन केस ऑफ सिलिकॉन 3D ऑर्बिटल्स, अब देखिए मैं चीज़ों को लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को बढ़िया लगे। 3D ऑर्बिटल्स आर यूज्ड इन पाई बॉन्डिंग। ठीक, पाई बॉन्डिंग में कौन यूज होता है? 3D ऑर्बिटल्स यूज होते हैं। सो इट इज पुअर ओवरलैपिंग और पुअर बॉन्डिंग। तो पुअर ओवरलैपिंग होती है, पुअर बॉन्डिंग होती है। तो इसका मतलब इसके केस में, सिलिकॉन के हैलाइड्स के केस में इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव मतलब ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, जो एक एटम दूसरे एटम से जब एक बॉन्ड बनाता है तो इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस यदि ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। दिस इज इंडक्टिव इफेक्ट, है ना। तो इंडक्टिव इफेक्ट इज डोमिनेटिंग ओवर बैक बॉन्डिंग और रेजोनेंस। तो रेजोनेंस यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे यदि आप बोरोन के केस में देखोगे तो यहाँ पे रेजोनेंस या फिर बैक बॉन्डिंग, रेजोनेंस और बैक बॉन्डिंग इज डोमिनेटिंग। क्यों ऐसा? क्योंकि भैया यहाँ पे इसका ऑर्बिटल कौन सा है? 2p है। यहाँ पे ऑर्बिटल कौन सा है? 3D ऑर्बिटल है। और जैसे जैसे ऑर्बिटल बड़ा होगा तो मज़ा नहीं आएगा। इन केस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट हम जानते हैं फ्लोरीन का इंडक्टिव क्या होगा? हाईएस्ट। फ्लोरीन के केस में हाईएस्ट -I इफेक्ट होगा। यदि फ्लोरीन का इंडक्टिव इफेक्ट हाईएस्ट है तो ऑब्वियसली इस सिलिकॉन पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। उम्मीद है आप लोग इस एग्जाम्पल को भी समझ गए होंगे। तो प्यारे बच्चों, अब थोड़ा और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। एक एग्जाम्पल और करवाता हूं आप लोगों को। ये लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ के दो जो अपोजिट ऑर्डर थे ये समझ में आ गए होंगे। मैंने आप लोगों को तरीके से बता दिया है। इन केस ऑफ बोरॉन, जब भी स्टेटमेंट चूज करना हो तो आप चूज करेंगे कि बोरॉन के केस में रेजोनेंस या बैक बॉन्डिंग डोमिनेटिंग होती है ड्यू टू स्मॉलर साइज ऑफ ऑर्बिटल, 2p ऑर्बिटल। हाँ, इन केस ऑफ सिलिकॉन द इंडक्टिव इफेक्ट इज मोर डोमिनेटिंग ओवर रेजोनेंस, क्योंकि यहाँ पे बड़े ऑर्बिटल्स को यूज किया जाता है किसमें? बैक बॉन्डिंग में। अभी एक एग्जांपल छूट गया था क्योंकि हम जब बात कर रहे थे BF3 एंड BF4 नेगेटिव की, तो यहीं से एक एग्जांपल और है BOH थ्राइस एंड BOH होल 4 नेगेटिव। क्या यहाँ भी बैक बॉन्डिंग होगी? तो यहाँ देखिएगा, सबसे पहले एग्जांपल में चलिए तो BOH, OH एंड OH, इसे देखिएगा। क्या यहाँ पे बोरॉन बैक बॉन्डिंग कर सकता? हाँ, क्यों नहीं कर सकता भैया? कर सकता है, क्योंकि इस पे वैकेंट ऑर्बिटल है और ये ऑक्सीजन पे लॉन पेयर वाले ऑर्बिटल हैं, ये सब के सब सेम प्लेन में हैं। तो भैया यहाँ भी बैक बॉन्डिंग होगी, बढ़िया से होगी। तो बैक बॉन्डिंग होने दी जाए भैया, है ना, बैक बॉन्डिंग होने दी जाए, बैक बॉन्डिंग होगी। अरे कहाँ कर दिया, ये बैक बॉन्डिंग जो है ये इसके साथ बैक बॉन्डिंग है ना, बैक बॉन्डिंग होगी। बैक बॉन्डिंग होगी तो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप होने हैं वो तय हैं। तो आप ये कह सकते हो इन केस ऑफ BOH होल थ्राइस, जिसे आप बोरिक एसिड कहते हो, यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स होंगे। लेकिन इन केस ऑफ BOH होल 4 नेगेटिव इट इज sp3, it is sp3, so there is no chance of back bonding। तो BO बॉन्ड लेंथ ऑर्डर क्या होगा? बॉन्ड लेंथ ऑर्डर क्या होगा? तो बॉन्ड आर शॉर्टर इन BOH होल थ्राइस, while in case of BOH होल 4 1 नेगेटिव बॉन्ड लेंथ इज हायर। तो ये एग्जाम्पल वहाँ छूट गया था, मैंने BF3 एंड BF4 नेगेटिव कराया था, वहाँ पे सिमिलर एग्जाम्पल है। तो प्यारे बच्चों, बढ़िया से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब आप लोगों को और ज़्यादा मज़ेदार एग्जाम्पल करवाता हूँ। यदि आप लोगों को यहाँ तक की पिक्चर समझ में आ गई हो, नोट आप लोगों ने कर लिया हो, स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया हो, तो लाइक के बटन पर क्लिक ज़रूर से कर देना भैया। तो प्यारे बच्चों, चलिए और अंदर की तरफ गोता लगाते हैं और थोड़ा गहराई में चलते हैं। एक बढ़िया एग्जाम्पल आप लोगों को बताता हूं कि जब CH3 ट्वाइस
O मतलब ये एक ईथर है, जब आप इसे BF3 से रिएक्ट करवाते हो तो BF3 एक लुईस एसिड है, ऑक्सीजन अपना लोन पे डोनेट कर देता है बोरोन को, तो BF3 एंड OCH3 CH3 एक एडक्ट बनता है, एडक्ट कंपाउंड बनता है, मतलब इसमें एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। लेकिन सेम ऐसा ही एक कंपाउंड में ले रहा हूं SiH3 ट्वाइस ऑक्सीजन, जब आप इसे BF3 से रिएक्ट करवाते हैं तो रिजल्ट आता है नो रिएक्शन। आप कहोगे सर ये रिएक्शन कहाँ से आ गए, ये भी बैक बॉन्डिंग है। इस क्वेश्चन का आंसर भी बैक बॉन्डिंग है। सोचिए बैक बॉन्डिंग एक टॉपिक कितनी वैरायटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करता है। देखिए ध्यान से देखोगे आप लोग, ध्यान से देखिए तो ये मासूम सा दिखने वाला चेहरा ये इतना मासूम है नहीं प्यारे बच्चों। इसी ऑक्सीजन के साथ सिलिकॉन को जोड़ दीजिए। अब आप लोग इस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यदि आप लोग जानते हो तो कार्बन पे कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, ऑक्सीजन के पास हालांकि 2 लोन पेयर हैं, लेकिन ऑक्सीजन के लोन पेयर यूज नहीं हो सकते, बैक बॉन्डिंग नहीं हो सकती, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ नो बैक बॉन्डिंग, कोई बैक बॉन्डिंग नहीं हो रही है। ठीक, अब चलिए यहाँ पे क्योंकि मिथाइल की जो वंडरवॉल रेडियस है वो काफ़ी बड़ी होती है, मतलब ये स्पेस में काफ़ी जगह घेरते हैं, तो ये एंगल कंपैरेटिवली थोड़ा बड़ा होता है। और यहाँ पे एंगल का जो रीज़न है वो है स्टेरिक क्राउड, क्योंकि आप लोग जानते हो यदि आप इसे वाटर से कंपेयर कर रहे हो जहाँ पे 2 लोन पेयर होते हैं तो वहाँ पे एंगल होता है 104.5 डिग्री। ये इतना बड़ा एंगल क्यों है, 109 डिग्री 28 मिनट ओरिजिनल एंगल से भी बड़ा है, ड्यू टू हाई स्टेरिक क्राउड या स्टेरिक हिंड्रेंस या स्टेरिक रिपल्सन, है ना। अब यहाँ पे क्योंकि सिलिकॉन के पास वैकेंट d ऑर्बिटल्स हैं, वैकेंट d ऑर्बिटल्स होने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, बैक बॉन्डिंग होगी और इसके लोन पेयर जो हैं भैया इसके साथ क्या करने वाले हैं, बैक बॉन्डिंग करने वाले हैं। सेम ऐसा इसके साथ भी होगा, इसका लोन पेयर इसके साथ भी बैक बॉन्डिंग करेगा। बैक बॉन्डिंग होने की वजह से यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो जाते हैं। दूसरी बात, सिलिकॉन की एटॉमिक साइज बड़ी होने की वजह से यहाँ पे इसके कंपैरेटिवली और ज़्यादा स्टेरिक क्राउड है, तो पता है ये एंगल बहुत बड़ा हो जाता है 144 डिग्री, ये जरूर से याद रख लेना 144 डिग्री, तो मच हायर देन एक्सपेक्टेड। अब बात ये मुद्दे की जो बात है वो ये है कि यहाँ पे रिएक्शन क्यों नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर एंगेज थे, लोन पेयर बैक बॉन्डिंग में यूज हो रहे थे। तो यहीं पे मैं कारण लिख रहा हूँ, रीजन लिख रहा हूँ, व्हाट इज द रीजन फॉर नो रिएक्शन। क्या कारण रहा, कारण था कि द लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन आर यूज्ड इन बैक बॉन्डिंग विद सिलिकॉन के साथ ये बैक बॉन्डिंग में बिजी थे, ये इतने बिजी थे कि ये रिएक्शन नहीं कर पाए। एक और एग्जांपल लेते हैं, क्या बाकी ग्रुप का भी कोई इफेक्ट पड़ता है, क्या बाकी ग्रुप भी मायने रखते हैं, तो एक एग्जांपल और लेते हैं। देखिए वही सेम ऑक्सीजन को सेंट्रल में रखिए, सेंट्रल ऑक्सीजन पे यहाँ पे मैं एक एल्यूमिनियम जोड़ रहा हूँ और यहाँ पे मैं एक एल्यूमिनियम जोड़ रहा हूँ। हम जानते हैं इस ऑक्सीजन पे एक दो लोन पेयर होने चाहिए, ये एंगल जो है 109 डिग्री से कम होना चाहिए। अब इस एल्यूमिनियम पे मैं एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ रहा हूँ CF3 और इधर फिर से CF3। तो ऐसा करने से बेनिफिट क्या हुआ, ऐसा करने से बेनिफिट ये हुआ कि इस एल्यूमिनियम पर इन CF3 ने ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं, EWG मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, ये एल्यूमिनियम पे स्ट्रॉन्ग डेफिशिएंसी क्रिएट करेंगे और इस डेफिशिएंसी का रिजल्ट ये होगा कि ये लोन पेयर एल्यूमिनियम के साथ स्ट्रॉन्ग बैक बॉन्डिंग करेगा। ये कौन सी बैक बॉन्डिंग करेगा, स्ट्रॉन्ग बैक बॉन्डिंग, क्योंकि एल्यूमिनियम बहुत भूखा है, एल्यूमिनियम को इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इतनी स्ट्रॉन्ग बैक बॉन्डिंग करेगा। सेम ऐसा इसके साथ भी होगा, यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग बैक बॉन्डिंग होगी। क्या मैं जो बता रहा हूँ क्या वो सही है, क्या मैं ऐसे हवाबाजी कर रहा हूँ? तो इसका रिजल्ट देखते हैं। एक्चुअल में यदि आप लोग ध्यान से देखेंगे
तो यहाँ पे इन दोनों लोन पेयर की एक्सटेंशन इतनी ज़्यादा होती है कि बॉन्ड एंगल मिलता है 178 डिग्री। कमाल हो गया, 178 डिग्री, मतलब आप समझ रहे हो, इट इज़ नियरली लीनियर। ये 180 डिग्री वाला लीनियर वाला है, इसका मतलब इस ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन नियरली sp है। क्यों sp है, आराम से आप लोग समझिए कि ये लोन पेयर भी गया, ये लोन पेयर भी गया। जब दोनों लोन पेयर स्ट्रॉन्ग बैक बॉन्डिंग कर रहे हैं, मतलब यहां पे नियरली कंप्लीट पाई बॉन्ड है। मैंने शुरू में कहा था कुछ पाई बॉन्ड पार्शियल होते हैं, कुछ कंप्लीट होते हैं, जैसे कि यहाँ पे पाई बॉन्ड पार्शियल है क्योंकि SiH3 कोई बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इस पर कोई नहीं जुड़ा हुआ, हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, इसलिए ये पार्शियल है, लेकिन ये नियरली कंप्लीट पाई बॉन्ड है। यहाँ बैक बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होती है, इसीलिए मैंने लिख भी रखा है यहाँ पे स्ट्रांग बैक बॉन्डिंग। क्यों, EWG जुड़े हुए हैं, इसीलिए बॉन्ड एंगल 178 डिग्री है और ये नियरली लीनियर कंपाउंड है। प्यारे बच्चों, इससे ज़्यादा मज़ेदार और क्या ही हो सकता है ना। कितने मज़ेदार आप लोग एग्जाम्पल्स कर रहे हो, एक एग्जाम्पल और करके देखते हैं। देखिए, आप लोग NCl3 सुने होंगे कभी, ये 3 कंपाउंड में यहाँ पे ले रहा हूँ, एक है अपना NCl3, एक है NH3, एक है NF3। NH3 एंड NF3 दोनों को कंपेयर में पहले ही करवा चुका हूँ, मैंने आप लोगों को बता दिया था। यहाँ पे 102 डिग्री एंगल होता है, यहाँ पे 107 डिग्री एंगल होता है। मुद्दे की बात यह है कि NCl3 के साथ क्या होगा। पहले तो आप लोग इमेजिन करिए कि NCl3 का एंगल कितना होना चाहिए कंपेरेटिवली हायर या लोअर, और फिर मैं आप लोगों को समझाता हूँ। यदि आप लोगों ने इमेजिन कर लिया हो तो अब यहाँ पे मुद्दे की बात पे आते हैं। नाइट्रोजन एंड क्लोरीन, इन सब में कोई बैक बॉन्डिंग नहीं होती है, आप लोगों ने अभी भी पढ़ा था, नो बैक बॉन्डिंग, यहाँ कोई बैक बॉन्डिंग है ही नहीं। तो क्या NCl3 में बैक बॉन्डिंग है, तो चलिए देखते हैं, NCl3 के घर चल लेते हैं। तो ये है मिस्टर क्लोरीन, एंड क्लोरीन पे हालांकि पहले से लोन पेयर है, लेकिन क्लोरीन क्योंकि थर्ड पीरियड एलिमेंट है तो क्लोरीन पे वैकेंट d ऑर्बिटल भी है। क्लोरीन पे यदि वैकेंट d ऑर्बिटल है, वैकेंट d ऑर्बिटल है, तो ये इसके साथ बैक बॉन्डिंग करेगा, रेजोनेंस होगा। यदि रेजोनेंस होगा तो यहाँ पे NCl3 में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप होंगे। पार्शियल मतलब यहाँ कोई कंप्लीट बॉन्ड नहीं होगा, लेकिन पार्शियल डबल बॉन्ड तो होगा। यदि पार्शियल डबल बॉन्ड होगा तो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, और इसीलिए इसका एंगल 107.45 डिग्री होता है। एंगल इसका ज़्यादा होता है। तो यहाँ 2 फैक्टर आप लोग लिख सकते हो। यहाँ पे बॉन्ड एंगल हायर होने के लिए 2 कारण है। पहला रीज़न है बैक बॉन्डिंग, और दूसरा रीज़न भी आप लोग लिख सकते हो क्योंकि क्लोरीन की एटॉमिक साइज काफ़ी बड़ी होती है, तो आप लोग लिख सकते हो स्टेरिक क्राउड। तो चलिए प्यारे बच्चों, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब एक सबसे मस्त वाला एग्जाम्पल कराऊंगा जो एकदम अलग है इन सब से, और वहाँ पे हम लोग सीखेंगे स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, और वहीं से हम सीखेंगे कि क्या बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल इस तरह से भी सॉल्व हो सकते हैं। एकदम नई चीज़ बताऊंगा, मस्त वाली। तो एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ लेते रहिए, है ना। और कुछ नहीं समझ में आए, फिर भी कुछ बाकी रह गया हो आप लोगों को लगता है और ये तो मज़ा नहीं आया, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, या अपना एक टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्यारे बच्चों, तो वहाँ पे भी हम इसे डिस्कस कर सकते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, एक तो पहले मैं एक एग्जांपल करवा देता हूँ क्योंकि वो पिछले वाले बोर्ड पे हो नहीं पाया, इस स्लाइड में आप लोगों को नहीं मिला होगा। OCl2 OH2 OF2, वैसे इसे H2O आप लोग कहते हो। यहाँ पे सभी में सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है और सभी में नियरली आप लोग देख रहे होंगे कि एक जैसे से ही हालात हैं, बस अटैच्ड एटम बदल गए हैं। मैं आप लोगों को यहाँ पे पहले ही एंगल बता देता हूँ। यहाँ पे एंगल होता है 102 डिग्री, 104.5 डिग्री एंड 110.8 डिग्री। कई बार आप लोग जो है अप्रॉक्सीमेटली 111 डिग्री भी पढ़ोगे। इन सब के बॉन्ड ऑर्डर का इस तरह का ऑर्डर क्यों आया, सॉरी बॉन्ड एंगल का ऑर्डर इस तरह का क्यों आया, यहाँ पे स्पष्ट है एकदम। आप लोग जानते हो इसमें VSEPR से आप लोग एक्सप्लेन करोगे कि यहाँ पे 2 लोन पेयर आ गए थे, रिपल्सन हुआ और ये पास आ गए।
यहाँ पे आप लोग बेंट रूल लगाओगे और आप लोग कहोगे कि यहाँ पे हायर पी कैरेक्टर थे और हायर पी कैरेक्टर होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन पेयर काफ़ी दूर चले गए और स्पेस में ये एक दूसरे के पास आ गए, बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो गया। इसको जब आप एक्सप्लेन करोगे, अब आप इतनी देर में ये सीख भी चुके हो कि यहाँ पे क्लोरीन पे वैकेंट डी ऑर्बिटल हैं और यदि वैकेंट डी ऑर्बिटल्स हैं, अब ये लिखा हुआ बहुत छोटा लिख दिया है मैंने, इतना छोटा कि मैं खुद ही नहीं देख पा रहा, तो लेकिन आप लोग समझ गए होंगे कि इस वाले में दो रीजन होंगे, एक होगा बैक बॉन्डिंग पहला रीजन और दूसरा जो फैक्टर होगा वो होगा स्टेरिक क्राउड, क्योंकि क्लोरीन बड़ी साइज का है। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों का सॉल्व हो जाएगा। अभी मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों को एक बेहद शानदार क्वेश्चन कराने वाला हूं, तो एक क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रहा हूं, बॉन्ड लेंथ ऑर्डर क्या होगा इन कंपाउंड्स में, जबकि बोरोन पे आप लोगों को Nr2 होल थ्राइस दे रखा है, ऐसे ही बोरोन पे एक हाइड्रोजन 2 Nr2 दे रखे हैं और ऐसे ही H2B Nr2 दे रखा है। यहाँ पे R कोई एल्काइल ग्रुप है ऑर्गेनिक का और नाइट्रोजन आप लोग जानते ही हो बोरॉन पे जुड़ा हुआ है। यहाँ पे बॉन्ड लेंथ ऑर्डर फाइंड आउट करना है ऑफ Bn बॉन्ड। Bn बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कहाँ पे ज़्यादा होगी, कहाँ पे कम होगी, तो सबसे पहले तो आप खुद सोल्व करके देखिएगा और इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए मैं इसे सोल्व कर रहा हूँ, आप पोज करके सोल्व किया करें क्वेश्चंस को, ताकि आप लोगों को पता चले कि यार है ना, जब आप खुद सोल्व करोगे ना तो पिक्चर परमानेंट क्लियर होगी, वो आपके हार्ड डिस्क में परमानेंट छप जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक बोरोन है और इस बोरोन पे 3 नाइट्रोजन जुड़े हुए हैं, ध्यान से देखते रहे ना। इन नाइट्रोजन पे जुड़े हुए हैं एल्काइल ग्रुप्स। आप लोग जानते हो एल्काइल ग्रुप्स कैसे होते हैं, एल्काइल ग्रुप्स होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ये जो ग्रुप आप लोग देख रहे हो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। तो नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिल रहे हैं, तो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इसे देने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे भी नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इसे देने की कोशिश करेगा, मतलब यहाँ पे बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है, यहाँ पे बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है। लेकिन बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना कि आर ग्रुप बल्की होते हैं, बल्की मतलब बड़ी बड़ी साइज के होते हैं। ये इतने बल्की होते हैं कि यदि आप लोग इस नाइट्रोजन एंड बोरोन को देखोगे तो ये बोरोन का वैकेंट ऑर्बिटल है और ये नाइट्रोजन का लोन पेयर वाला ऑर्बिटल है। अब इसी नाइट्रोजन पे एक आर जुड़ा हुआ है, फिर एक आर जुड़ा हुआ है। ये आर इतनी बड़ी वंडरवाल रेडियस के होते हैं कि इस लोन पेयर को क्या कर देते हैं, आउट ऑफ प्लेन कर देते हैं, आउट ऑफ प्लेन कर देते हैं। मतलब इनकी प्लेनरिटी, जो ये दोनों सेम प्लेन में हुआ करते थे, ये डिस्टर्ब हो जाती है। इट इज कॉल्ड स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, SIP प्यार से बोलते हैं, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। ये रेजोनेंस का क्या है, रेजोनेंस को रोकने वाला काम है। यदि रेजोनेंस को जितने ज़्यादा बल्कि ग्रुप होंगे उतना क्या होगा, अब ये हिंड्रेंस, क्योंकि बोरोन तो बहुत छोटा सा एटम है, आप ऐसे सोचिए बोरोन तो बहुत छोटा सा एटम है, तो इस पर यहाँ भी नाइट्रोजन Nr2 जोड़ दो, यहाँ भी Nr2 जोड़ दो, इतने Nr2 जोड़ दिए, बड़े बड़े Nr2 जोड़ दिए, तो ये बेचारा ऑर्बिटल जो ऐसे हुआ करता था ये वहाँ से क्या हो जाएगा, वहाँ से डिस्टर्ब हो जाएगा। वो यदि पाई बॉन्ड बनाएगा तो इस पाई बॉन्ड को इतना रिपल्सन मिलेगा कि ये पाई बॉन्ड बनाना कैंसिल ही कर देगा, क्योंकि रिपल्सन एनर्जी को इंक्रीज करता है। तो आप लोग कहेंगे, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ड्यू टू लार्ज स्टेरिक क्राउड, ड्यू टू लार्ज स्टेरिक क्राउड द एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग, द एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग, BB की वाइन से लिख रहा हूँ यहाँ पे, बैक बॉन्डिंग इज वेरी स्मॉल। अब जैसे जैसे आप आगे जाओगे तो बोरोन पे एक हाइड्रोजन आ जाएगा, जैसे ही बोरोन पे एक हाइड्रोजन आएगा
काफ़ी स्पेस इसको मिल जाएगा। एक तरफ से तो सांस आने लगी यार, है ना, सब तरफ से रास्ते बंद कर दिए थे आपने, इतने बड़े बड़े ग्रुप लगा दिए थे, बेचारा बोरोन सा छोटा सा एटम, उस पर NR2 3 बड़े बड़े, है ना। ये वैसा ही है कि आप लोगों को बड़े बड़े कंटेनर्स के बीच में ठोस दिया, अब आप तो छोटे से बोरोन हो, बड़े बड़े कंटेनर्स हैं, तो कैसे रेजोनेंस करोगे भैया। तो अब यहाँ से सांस आ रही है क्योंकि हमने एक कंटेनर हटा दिया है। अब कंपेरेटिवली ज़्यादा आसानी से क्या होगी, बैक बॉन्डिंग होगी। तो यहाँ पर हायर एक्सटेंट होगा ड्यू टू दिस स्पेस, है ना। तो कंपेरेटिवली क्या होगा, कंपेरेटिवली हायर होगा। ऐसे नेक्स्ट बोरोन पे चलोगे तो अब दो हाइड्रोजन है, एक ही NR2 बचा है, बहुत बढ़िया से बैक बॉन्डिंग करेगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, बेस्ट बैक बॉन्डिंग, बेस्ट BB मतलब BB की वाइंस मतलब बैक बॉन्डिंग। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग इंक्रीज हो रहा है। तो बताइए, जैसे जैसे बैक बॉन्डिंग का एक्सटेंशन इंक्रीज होगा, बॉन्ड लेंथ क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर आएगा, ये थोड़ा सा लेट आया इसका आंसर क्योंकि काफ़ी एक्सप्लेन करना पड़ गया, सांस आँफ गई मेरी, लेकिन आखिर आंसर आ गया, है ना। पता देखो घिसते घिसते चौक कितना इतना टुच्चा सा छट्टा सा हो गया, बोरोन जितना हो गया ये। तो ये मज़ेदार था लेकिन अलग कॉन्सेप्ट था ना। देखो मैं जैसे इन्जॉय करता हूँ कि नया कॉन्सेप्ट आएगा और नए तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यदि आप लोग भी ऐसे सोचने लग गए ना तो बेड़ा पार हो जाएगा, ज़िंदगी सफल हो जाएगी। एंटरटेन करने के लिए आप लोगों को यूट्यूब पे लाखों करोड़ों अरबों वीडियोज़ एंड चैनल्स मिल जाएंगे, लेकिन रियल कंटेंट के जो चैनल्स हैं वो रेयर हैं। ज़्यादातर आप लोग एंटरटेन ही करने वाले वीडियोज़ देखते हो। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा सांस लेने में प्रॉब्लम आती है अपने चैनल पे, थोड़ा सा जो है एंटरटेन में कम करता हूँ, लेकिन कंटेंट के नाम पे मैंने कभी कोई कंजूसी नहीं करी है और मैं कभी कोई कंजूसी नहीं करूँगा। अब अंतिम एग्जाम्पल आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ, आज की क्लास का अंतिम एग्जाम्पल है। प्लीज़ जो है शो का लास्ट गाना है, छोड़ के मत भागिएगा, है ना। जादूगर अभी एक और जादू दिखाएगा। तो रिलेटिव स्टेबिलिटी और सिखा देता हूँ, ये अंतिम है। हमारे पास कंपाउंड है CH2, ये कार्बीन है। ऐसे ही आप लोगों ने पढ़ा होगा CCl2, एक आपने पढ़ा होगा CF2, ये सभी के सभी कार्बीन हैं। इनके रिलेटिव स्टेबिलिटी का ऑर्डर मैंने पहले ही लिख दिया है, आप लोग खुद भी समझदार हो। इसके रिलेटिव स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, तो ये क्यों मैंने लिखा, ये ऑर्डर मैंने क्या होगा ये तो मैंने बता दिया, क्यों होगा ये मैंने बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस वाले में आप लोग लिखेंगे नो बैक बॉन्डिंग। यहाँ पे बैक बॉन्डिंग नहीं होगी, हाइड्रोजन का एक ही बैक बॉन्डिंग करेगा। यहाँ पे मैं लिखूँगा पुअर BB की वाइंस मतलब पुअर बैक बॉन्डिंग, और CF2 में क्या होगा, बेटर बैक बॉन्डिंग होगी। बैक बॉन्डिंग यहाँ बेटर क्यों होगी, क्योंकि फ्लोरीन एंड कार्बन दोनों में p ऑर्बिटल कौन सा है, 2p है, दोनों का 2p ऑर्बिटल बढ़िया से 2p, इसका भी 2p बढ़िया ओवरलैपिंग करेगा। जबकि CCl2 में क्लोरीन में 3p या 3d ऑर्बिटल यूज होंगे जो कि पुअर ओवरलैपिंग करेंगे। तो जितनी ज़्यादा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होगा उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। कारण क्या है, स्टेबिलिटी को बैक बॉन्डिंग से क्यों कंपेयर कर रहे हैं, इसका रीज़न है कि कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे XYZ कुछ जुड़ा हुआ है, कार्बन पे नेट इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा, ये एक वैकेंट ऑर्बिटल रखता है। तो ये यदि एक वैकेंट ऑर्बिटल रखता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, तो आप लोग जानते हो कोई गरीब है तो वो खुश कैसे होगा, उसे कोई डोनेट कर दे। तो यहाँ कार्बन गरीब है, इसे जैसे ही कोई डोनेट करता है बैक बॉन्डिंग के थ्रू तो ये खुश हो जाता है, स्टेबल हो जाता है ना, इसकी डेफिशिएंसी कम हो जाती है। और हम जानते हैं कि कोई बहुत डेफिशिएंस होगा या बहुत एक्सेस उस पर चार्ज होगा, दोनों स्थितियों में वो अनस्टेबल होगा। जब सब कुछ बैलेंस्ड होता है तभी लाइफ स्टेबल होती है। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट इसका लिया होगा, नहीं लिया होगा तो अब आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और काफ़ी कुछ आप लोगों ने आज की क्लास में सीखा। तो प्यारे बच्चों, अब आज की क्लास के लिए इतना ही। और मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि केमिकल बॉन्डिंग बहुत ही मस्त टॉपिक है, बहुत ही शानदार टॉपिक है, ज़बरदस्त टॉपिक है। इसका किसी भी वीडियो को आप मिस मत करना, अभी बहुत पिक्चर बाकी है।
ब्रिज बॉन्डिंग बाकी है, डाइपोल मोमेंट बाकी है ना, अपना ड्रैगो हाइपोथेसिस बाकी है। तो कोवलेंट कंपाउंड में भी अभी बहुत कुछ बाकी है, एमओटी बाकी है, बॉन्ड पैरामीटर के क्वेश्चंस बाकी हैं, तो दुनिया भर के परसेंट आयनिक कैरेक्टर और ऐसी दुनिया भर के टॉपिक्स अभी बाकी हैं। ये कोवलेंट कंपाउंड है। इसके बाद हम आयोनिक कंपाउंड पढ़ेंगे। केमिकल बॉन्डिंग में बहुत सारे वीडियोस बनने वाले हैं, लेंदी होने वाले हैं, लेकिन एक बार आप टाइम इन्वेस्ट कर दीजिएगा, इसके बाद केमिकल बॉन्डिंग आप लोग ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। केमिस्ट्री का स्कोर चाहे आप जी एडवांस्ड का कोई सा भी पेपर उठा के दे देना, कहीं आपको कोई कमी नहीं लगेगी। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। और आप लोग जो है टेलीग्राम ऐप ज्वाइन कर लेना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और कुछ कुछ अपने दोस्तों को बताते रहना ताकि हमारी फैमिली ग्रोथ कर सके। तो मिलते हैं अगली क्लास में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।